हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि भाई आपका थर्ड जो एलयू का सेमेस्टर है जूलॉजी वाला वो खत्म हो चुका है और अब हम फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी का डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके सिलेबस को आज डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद कैरी ऑन करेंगे, इसके सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे विथ योर टाइम। और आपको पता है कि आपके इस फोर्थ सेमेस्टर में आपके दो पेपर होने वाले हैं। आपका पहला पेपर होगा एनिमल फिजियोलॉजी और दूसरा एनिमल बिहेवियर एंड क्रोनोबायोलॉजी। ठीक है, तो एनिमल जो फिजियोलॉजी है भाई, नाम ही है आपका कि एनिमल की फिजियोलॉजी पढ़नी है, मतलब जितने भी एनिमल्स आते हैं उसमें मैमल्स और आपके जितने भी इंक्लूडिव जितने भी आएंगे एनिमल्स, उनमें हमको सब में कंपैरेटिव स्टडी करना है। ठीक है, और क्या है कि हम इसमें क्या क्या कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी में क्या आता है आपको पता है, अगर नहीं तो भाई जान लीजिए, फिजियोलॉजी आपकी डाइजेशन, एक्सक्रीशन, यही रेस्पिरेशन वगैरह ही होती है, ये सारी आपकी फिजियोलॉजी है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म। अब ये जो फिजियोलॉजी है, यहां से हम स्टार्ट करते हैं कि आपका यूनिट वन में आपको क्या डिस्कस करना है। देखिए, एनिमल फिजियोलॉजी एक पेपर है, एक एनिमल बिहेवियर है। एनिमल फिजियोलॉजी में आपको 4 जो है यूनिट्स पढ़ने हैं और वैसे ही एनिमल बिहेवियर में भी आप 4 यूनिट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही एनिमल बिहेवियर में भी आप 4 यूनिट्स को पढ़ेंगे। तो ये पहला यूनिट जो है आपका, ये क्या है, आपका डाइजेशन है। दूसरा यूनिट रेस्पिरेशन है, यही फिजियोलॉजी ही होती है। अब डाइजेशन में भाई हम सारी चीजें पढ़ेंगे। डाइजेशन में फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के आपका प्रोटीन कैसे एब्जॉर्ब होता है या आपका कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी हम उसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो हार्मोन होते हैं डाइजेशन के लिए, कौन से, हाँ, कंपैरेटिव इसके जो है स्टडी करेंगे। इसके बाद आपका आता है रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स पढ़ेंगे, किस एनिमल्स में कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। फिर आपका सबसे इंटरेस्टिंग ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये सारी चीजें मैं आपको बहुत अच्छा एक हिंट दे दूं कि बस एक बार अपनी 12th की किताब उठा के देख लीजिएगा और 11th की किताब उठा के देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपको मैक्सिमम चीजें उसमें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, आप 11th की बुक जब उठाएंगे, सीबीएसई एनसीईआरटी 11th की किताब, तो उसमें एक पोर्शन है आपका एनिमल फिजियोलॉजी करके, और एनिमल फिजियोलॉजी में ये सारी चीजें जो है आपको एटलीस्ट टॉपिक तो देखने को मिल जाएगा, एटलीस्ट आपका बेस क्लियर हो जाएगा। बट आपका जो हम जब ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ते हैं तो वहां पे आपके थोड़े से हम डीप जो है पढ़ना शुरू करते हैं, वहां पे उतनी आपको ब्रॉड लेवल पे चीजें नहीं मिलेंगी। इसलिए हम इसमें जो है बहुत ही शॉर्ट में और कंपैरेटिवली एनिमल्स को, जितने एनिमल्स का कंपैरिजन हमें करना है, पढ़ना है, उनकी फिजियोलॉजी को कंपैरेटिवली बहुत शॉर्ट में स्टडी करेंगे और ये सारे टॉपिक्स को फटाफट से कवर करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ये भी आपको 12th में देखने को मिल जाएगा। फिर बोहर्स इफेक्ट, ठीक है, आपको ये भी देखने को मिल जाएगा। और क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड किस तरह से होता है, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आपका यूनिट 2, जहां पे हम डिस्कस करते हैं कि आपका सर्कुलेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में जब आप बात करते हैं तो आप कार्डियक्स जो है, आप हार्ट पंप की बात करते हैं कि आपका हार्ट है, इसके बाद जो है वो पंपिंग ऑर्गन हो जाता है। फिर आपके जितने भी आर्टरीज और वेन्स आते हैं जो आपके जो है शरीर में नस, शरीर के नस हैं और आपका खून दौड़ाने का काम करते हैं, और खून के साथ या ब्लड के साथ क्या क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है, क्या क्या चीजें आपकी पूरी बॉडी को मिल रही हैं, जैसे फूड, ऑक्सीजन, सारी चीजें वो हमारे बॉडी में या हमारे सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, और वहां से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जितने भी वेस्टेज होते हैं उसको जो है इकट्ठा करके आपके एस्किरेशन उनका करा देता है डिफरेंट एस्किरेटरी सिस्टम से। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके सर्कुलेशन के अंदर आ जाता है। अब देखिए, कंपोजिशन, कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ब्लड, ऑब्वियसली इसमें हम ब्लड इसमें देखिए, सर्कुलेशन में जब हम बात करते हैं तो इसमें ब्लड को पढ़ते हैं, प्लस आपका क्या पढ़ते हैं, हार्ट को पढ़ते हैं। पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, ब्लड का पूरा फिजियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, हार्ट का पूरा फिजियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद
आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, तीन चीज हम बहुत अच्छे से आपकी फिजियोलॉजी में डिस्कस करते हैं। और ब्लड वेसल्स में आपका आर्टरी आ जाता है, वेन्स आ जाता है, और एक आ जाता है कैपिलरी, जो आर्टरी और वेन को और फाइनली जो है डिवाइड होता है और साथ में कनेक्ट करता है, ठीक है। और इसके बाद आपका ब्लड ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं तो ब्लड ग्रुप हम देखते हैं, आरएच फैक्टर देखते हैं, ये आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब मैं बोल रही हूँ ना आपको 11th की, एक बार किताबें उठा के देख लीजिएगा एनसीईआरटी। मैं बोल रही हूँ कि आपको ये ना एक एक टॉपिक आपको देखने को एटलीस्ट उसका बेस तो क्लियर होने वाला है। अब आपका क्या है, फैक्टर एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोगुलेशन, कैसे हमारे बॉडी में ब्लड का कोगुलेशन होता है, कार्डियक साइकिल किसे कहते हैं, कैसे होता है, ये सारी चीजें आपको देखने को उसमें मिल जाएंगी, ठीक है। और यहाँ भी हम ये डिस्कस करेंगे तो थोड़े ब्रॉड लेवल पे डिस्कस करेंगे और इस पे क्वेश्चन लगाएंगे। सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हम इस पे क्वेश्चन लगाएंगे। और आपका जो पेपर होने वाला है वो एमसीक्यू होने वाला है, तो भाई क्वेश्चन लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद आपका नेक्स्ट इसमें चैप्टर आता है यूनिट 2 का एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में आपको भाई पढ़ना है किडनी के बारे में, ठीक है। तो आपके किडनी में नेफ्रॉन, ऑब्वियस बात है कि पढ़ना ही पढ़ना, यूरिन का फॉर्मेशन करता है तो पढ़ेंगे, ऑस्मोरेगुलेशन करता है तो पढ़ेंगे, ठीक है। यूनिट 3, अब यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है कि नर्व की फिजियोलॉजी क्या है, ठीक है। तो हम इसमें भाई अब नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे, नर्व इंपल्स क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमें पढ़ना है, न्यूरोट्रांसमीटर, साइनैप्स, ठीक है, साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, ये सब क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका मसल्स भी हमारी बॉडी में फिजियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो है पोर्शन है मसल्स। इसमें टाइप ऑफ मसल देखते हैं, ठीक है। आपको वैसे भी पता है कि 3 तरह के मसल होते हैं, ठीक है, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी और कार्डियक मसल्स होता है। ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ, फिर आपका मसल कैसे जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, ये सारी चीजें हम उसके मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है। कौन सा जो है फिलामेंट है, कौन से जो है आपके क्या काम करते हैं, ठीक है, किस तरह से काम करते हैं, ये सारी चीजें। फिर यूनिट 4 आपका लास्ट यूनिट है जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स को पढ़ते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड जो आपके हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। अब भाई इसमें हार्मोन का सिक्रेशन पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल, थायराइड, आपका पैराथायराइड और आपके पैनक्रियाज, एड्रिनल और गोनैड्स, ठीक है। ये सारी चीजें आपके क्या करती हैं, जो है हार्मोन को सिक्रीट करती है, हमारे बॉडी के जो है फंक्शन को मेंटेन करती हैं, कोऑर्डिनेट कराती हैं। और लास्ट में इसमें रिप्रोडक्शन आता है। रिप्रोडक्शन में जब हम पढ़ते हैं तो फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे होता है, पुबर्टी और मेनोपॉज वगैरह देखते हैं, ठीक है। इसके बाद ये आपकी सारी भाई मैं तो ये देख रही हूँ कि बहुत ही आपका कम है, जो भी है बहुत कम है और इसको हमें बहुत जल्दी से पढ़ के खत्म कर लेना है और उस पर क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है कि ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, ठीक है। इसके बाद आपका जो एनिमल बिहेवियर है, ये दूसरा पेपर है, इसमें भी आपके 4 यूनिट्स आते हैं, ठीक है। ये एनिमल बिहेवियर एंड क्रोनोबायोलॉजी। एनिमल बिहेवियर और क्रोनोबायोलॉजी का मतलब हो गया कि एनिमल, डिफरेंट एनिमल के क्या बिहेवियर्स होते हैं, और क्रोनोबायोलॉजी का मतलब है कि हमारे बॉडी में जो बायोलॉजिकल क्लॉक चलता है या रिदम, जो हमारे, जैसे हम 4 बजे सुबह उठते हैं तो आप, अगर आपका नियम है 4 बजे उठना, तो भाई वो नियम हमारे बॉडी में कहीं नहीं कहीं ये क्लॉक में सेट हो गया है, हमारी बॉडी के क्लॉक में सेट हो गया है, ठीक है। अगर हम 7 बजे सुबह जो है फ्रेश होने जा रहे हैं तो वो भी हमारे बॉडी में सेट हो गया है, अलार्म की तरह सेट हो गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हमको अपने आप में जो, जैसे रेगुलेशन जो हमारी बॉडी को रेगुलेट करता है, या हमारा जो बॉडी का, जैसे अब 4 बजे वही है, सुबह उठ रहे हैं और मान लीजिए आप 4 दिन उठिए 4 बजे और 5वें दिन अपने आप 4 बजे नींद खुल जाएगी। ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक चल रहा है, रिदम चल रहा है, इसी को क्रोनोबायोलॉजी बोलते हैं और इसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब आगे देखते हैं कि क्रोनोबायोलॉजी और एनिमल बिहेवियर, सबसे ज्यादा तो एनिमल बिहेवियर सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे आता है और एनिमल बिहेवियर आपका मेजर पोर्शन भी है इसमें यूनिट 1। इसमें यूनिट 1 में हम भाई आपका क्या पढ़ते हैं कि इंट्रोडक्शन, ठीक है, पैटर्न स्टैंड और रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर, जिसमें हम क्या करेंगे कि एनिमल बिहेवियर क्या होता है, ठीक है। प्रॉक्सिमेट, अल्टीमेट अप्रोचेस टू स्टडी द एनिमल बिहेवियर, इसमें प्रॉक्सिमेट और अल्टीमेट अप्रोचेस क्या होते हैं एनिमल बिहेवियर के, क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर। अब भाई इसमें मैं आपको ये सोच रही हूँ कि ये एक एक टॉपिक्स हैं,
ठीक है। अब एक एक टॉपिक जो है, अब इसी एक एक टॉपिक को हमें पढ़ना है कि क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर क्या हो सकता है, ठीक है, स्टीरियोटाइपिक, ये सारी चीजें, ओरिएंटेशन और रिफ्लेक्सेस, ये सब एक एक जो है इस पे अच्छे खासे शॉर्ट नोट या चीजें आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा और इस पे अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। तो ये एक एक टॉपिक आपको जानना होगा, ठीक है। लर्निंग मेमोरी, इम्प्रिंटिंग क्या होती है, इम्प्रिंटिंग जो बच्चे कॉपी करते हैं अपने पेरेंट्स को, यही होता है, ठीक है। हैबिचुएशंस, सेंसिटाइजेशन, सेंसरी फिल्टरिंग, ठीक है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। एसोसिएटिव लर्निंग क्या होता है, इसमें भी आपके दो टाइप के आते हैं, क्लासिकल और ऑपेरेंट, ठीक है, कंडीशनिंग। तो ये सारा चीज आपको जानना है। फिर आपका सेकंड यूनिट आता है, सेकंड यूनिट में हम डिस्कस करते हैं सोशल बिहेवियर, ठीक है। सोशल बिहेवियर में आपका फोरेजिंग बिहेवियर आता है, कम्युनिकेशन, सोशल बिहेवियर, ठीक है, डोमिनेंस एंड टेरिटरी, ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। फिर सेक्सुअल सिलेक्शन किस एनिमल में किस तरह से होता है, कौन मेल जो है सेक्सुअल सिलेक्शन करता है अपनी फीमेल का, या फीमेल सेक्सुअल सिलेक्शन करती है मेल्स का, किस बेसिस पे करती है, सारी चीजें हम देखेंगे। मेटिंग के सिस्टम क्या होते हैं, पेरेंटल केयरिंग क्या होता है, किन सिलेक्शन क्या होता है। तो टॉपिक देख लीजिए, टॉपिक को हम लोग ब्रॉड में जो है आपके जब यूनिट को डिस्कस करेंगे तो पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। यूनिट 3 आपका आ गया। यूनिट 3 में बायोलॉजिकल क्लॉक, वही हम रिदम की जो बात कर रहे थे, ठीक है। तो बायोलॉजिकल क्लॉक्स फिर रिदम्स इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, तो आपको बस जितने भी इसमें टर्म दिए हुए हैं ना, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए और इसका डेफिनेशन एक पता होना चाहिए। इसके बाद इसी डेफिनेशन पे इसी सारे चीजों पे जो है क्वेश्चंस आते हैं आपके। और इसमें आपका जैसे बायोलॉजिकल जो है रिदम्स जो जो भी होते हैं, सर्काडियन रिदम होता है या टाइडल, लूनार, ठीक है, सर्कैनुअल जो रिदम्स हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक जो है, जिटेबर्ग्स क्या होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इसमें। तो फोटो रिसेप्शन वगैरह है, कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, मास्किंग। और इसके बाद यूनिट 4 है आपका, जिसमें सारे आप देख लीजिए, टॉपिक्स को देख लीजिए, ठीक है, और लिख पाए तो एक जगह लिख लीजिए, सबसे अच्छा है। और ये आपका वीडियो जो है अवेलेबल तो रहेगा ही, आप इसको 2-4 बार देख लेंगे तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं। फिर इसका एप्लीकेशन क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, बायोलॉजिकल क्लॉक का क्या इसके जो है एप्लीकेशंस होते हैं, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका सुप्राकाइस्मेटिक जो न्यूक्लियस है, ये सारी चीजें इसमें, जिसको एससीएन बोलते हैं, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है, अंडरलाइनिंग क्लॉक फंक्शन है, फिर सीजनल माइग्रेशन क्या होता है, क्यों जरूरी होता है बर्ड्स के अंदर, ठीक है। ब्रेन वेव, इलेक्ट्रो जो है, इन स्लेव क्या है, इन स्लेफोगम है, ठीक है। इसके बाद आपका बहुत सारा चीज है, इसको ईईजी भी बोलते हैं, ठीक है, इंसेफ्लोग्राम। और जेटलैग है, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर है, जिसको एसएडी सेड भी बोलते हैं, ठीक है। इंटरनल डिसिंक्रोनाइजेशन है, ठीक है। तो कहीं प्रोनाउंसिएशन में ऐसा लग रहा हो कि कुछ आपका गड़बड़ हो गया है तो भाई उसको सही कर लीजिएगा। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन जो है आपके ये टर्म्स साइंस के, बायो के, जूलॉजी के बहुत ही आपके ट्विस्ट कर देते हैं टंग को। अब यहाँ पे ये आपका जी 4th सेमेस्टर खत्म हुआ और आपको पता चल गया कि भाई 2 पेपर हैं, दोनों पेपर को जो है हमें पढ़ना है, जिसमें 4-4 यूनिट्स हैं। और 4-4 यूनिट्स में भाई अब आप ये जान लीजिए कि जो टॉपिक्स हैं वही बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी जो है और मैं बातें बता दूं कि आपका एमसीक्यू होगा, तो आपको क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। डेफिनेशन याद रखिए, फिर क्वेश्चन लगाइए, और क्वेश्चन ही मैं ज्यादा से ज्यादा लगवाऊंगी। मैं बहुत ज्यादा सिलेबस पे, या ये कहिए कि इतना ह्यूज सिलेबस है कि वो होते होते हो ही नहीं पाता है, तो लास्ट में यही कोशिश होती है कि कितना क्वेश्चन लगवा दिया जाए, ठीक है। तो ये आप भी कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिए, और क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना तो हर एक चीज अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक ही टॉपिक पे किस तरीके से कितने क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, वहां पे कभी कभी क्वेश्चन ही नहीं क्रैक होता है, तो आप आंसर कैसे लिखोगे। सबसे टफ तो आपका एमसीक्यू ही होता है,
सही तो सही, गलत तो गलत, वहां पे एक्सप्लेनेशन देने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है, और वही दिक्कत हो जाती है जहां एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता है ना इंसान, या जहां लिख नहीं सकता है, तो आपका फिर कोई मतलब नहीं है। आपने कितना भी अच्छा पढ़ा हो, अगर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे एमसीक्यू का, तो आपका रिजल्ट नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो एमसीक्यू इज द टफेस्ट एग्जाम, मैं तो यही जानती हूँ कि किसी चीज का अगर एमसीक्यू हो रहा है तो वो सबसे टफ हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद जो है, देखिए अब थोड़ा प्रमोशन करेंगे, क्योंकि भाई 3 सेमेस्टर्स हमने कंप्लीट कराया है आपका, तो ये 4 सेमेस्टर का भी आपका जो है उसी तरह से बैच है, आपका 699 का बैच है, और जिसमें भाई आपको जो है क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, सब्जेक्ट लिस्ट, इसमें फिजिक्स मिलेगा आपको, ठीक है, इसमें आपको केमिस्ट्री मिलेगा, ठीक है। इसके बाद इसमें आप जो है, इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स मिलने वाला है, सारे के सारे सब्जेक्ट। अब और ये आपके सारे मेंटोर्स हैं, ठीक है। और आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, जो भी कॉम्बिनेशन होगा, उसमें आप पढ़ेंगे, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री है, या आपका जो भी है मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, तो ये आपके सारे के सारी चीजें आपको इसी बैच के अंदर मिल जाएंगी। और आपको इसमें फीचर्स क्या क्या मिलने वाले हैं, हर बार हम यही चीज बताते हैं। तो थ्योरी आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, जितने भी आपके थ्योरी है प्लस क्वेश्चंस उसके मिलेंगे, और थ्योरी मतलब आपको नोट्स मिलेगा, फिर आपको क्लासेस जिसमें पूरा प्रॉपर क्लास मैं करवाने वाली हूँ, और इसके बाद नोट्स, पीडीएफ, आपको सारी चीजें इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू, शॉर्ट नोट्स का मिल जाएगा। और कोई आपको दिक्कत है कि भाई कितने नंबर का पेपर आता है, क्या किस तरह से क्या होता है, या कब आपके जो भी है एग्जाम वगैरह, सारी चीजें जितनी भी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी, वो सारी चीजें आपको पर्सनली, अगर आप उस पे जो है आपका टारगेट गुरुकुल का जो ऐप है, जिस पे आप पढ़ते हैं, आपको पता है, आप पुराने स्टूडेंट्स हैं, नई इसमें कोई बात नहीं है, और उसमें कोई भी आपको डाउट होगा, अगर आप उस पे डालते हैं, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गिव यू ऑल टाइप ऑफ सपोर्ट। और इसके बाद आपका सारा, बस मुझे जो है मेरा एक टारगेट रहेगा, मेरा जो सबसे पहला टारगेट, या जो सबसे पहले मैं सोचती हूँ कि मुझे आपका सिलेबस कंप्लीट कराना है, सिलेबस कंप्लीट कराना है, प्लस उस पे जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके क्वेश्चन लगवाना है। और आप मुझसे जूलॉजी पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको। आप जो है बैच इससे पहले क्लासेस किए हैं, जिन्होंने क्लासेस किया है उन्हें पता है कि किस तरह से आपकी क्लासेस कंटिन्यू हो रही हैं, या कहाँ जो है थोड़ी बहुत चीजें मिस होती हैं, या किस तरह से, लेकिन उनके ऊपर क्वेश्चन लगवा के किस तरह से सिलेबस को कंप्लीट करा दिया जाता है, ठीक है। और कहीं कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो भी आपको अनदर चीजें बता दी जाती हैं, जैसे यहाँ मैंने आपको बता दिया है कि 12th की थोड़ी सी, सॉरी 11th की आप जो है किताबें देख लीजिएगा, तो आपको अच्छी खासी हेल्प मिल जाएगी। और बाकी तो मैं अपने तरफ से कोशिश करूंगी जितना ब्रॉड लेवल का आपका सिलेबस है, उतने ब्रॉड लेवल पे मैं इसे पढ़ा के खत्म कर दूं, और आपका जल्दी से जल्दी सिलेबस करा के जो इस पे क्वेश्चन हो सकते हैं उतना ही मैं क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करा पाऊँ। थैंक यू सो मच। और आपका जूलॉजी का सिलेबस आई नो ब्रॉड है, लेकिन वी विल ट्राई टू कवर इट एज सून एज पॉसिबल, और जितनी जल्दी हो सकेगा हम क्वेश्चन भी इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आप सिलेबस देखिए, अपने टॉपिक्स देखिए, थोड़ा आप किताबें जो है सर्च करिए, आपके पास कोई साइड बुक हो तो उससे भी देखिए। हाँ, लेकिन एक चीज है कि 11th का आप बायो पढ़िए, आपको एनिमल फिजियोलॉजी पूरा मिल जाएगा। एनिमल बिहेवियर ये थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा नहीं बहुत अलग है, तो ये आपको जो है, ये पहली बार आपने सुना भी होगा एनिमल बिहेवियर, तो इसके लिए मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी। इसका एक एक जो टॉपिक, एक एक जो इसमें वर्ड है ना, वही उसका टॉपिक ही है, और इसी का अच्छा खासा डेफिनेशन, मतलब है, एग्जाम्पल है, इसके अंदर घुस घुस के पढ़ना है यार, ठीक है। तो सब पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।